नमस्कार। आज का हमारा विषय है संधि। संधि किसे कहते हैं? अक्षरयोः अक्षराणाम संयोगः संधिः। जहाँ पर अक्षरयोः अर्थात दो अक्षरों का, अक्षराणाम बहुत से अक्षरों का, सीधे तौर पे जहाँ दो या दो से अधिक अक्षरों या वर्णों का संयोग होता है, मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। सीबीएसई क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस में दो संधियां हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज का हमारा जो विषय वस्तु है वह है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जिसका दूसरा नाम है हल संधि। अब इसे हल संधि क्यों कहा जाता है? पाणिनि जो कि संस्कृत व्याकरण के मूल रचनाकार कहे जाते हैं, इन्होंने जो माहेश्वर सूत्र लिखे उसमें ह वर्ण से लेकर के ल वर्ण पर्यंत जितने भी वर्ण आते हैं वह सारे के सारे व्यंजन वर्ण होते हैं। उन व्यंजन वर्णों के बीच में जहाँ संधि होती है इसलिए इसे हल संधि कहा जाता है। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार निम्न बिंदुओं का संकलन यहाँ किया गया है। इन बिंदुओं से अतिरिक्त व्यंजन संधि का आपके पाठ्यक्रम में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। पहला है श्चुत्व संधि, दूसरा इष्टुत्व संधि, तीसरा जस्तु संधि, चौथा चारत्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, तुकागम। इनके नामों को देख करके कंफ्यूज या परेशान नहीं होना है। जितने ही इनके नाम जितने जटिल है उतना ही सरल इसका अर्थ भी है। चलिए सबसे पहला संधि देखते हैं, इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, संधि हटाने के बाद देखिए इसमें स और चु दो वर्णों से बना है। अर्थात इस संधि में सीधा सीधा एक ही दिमाग में रखना है कि श और च वर्ग, चु अर्थात च वर्ग, च छ ज झ ञ। इस संधि में अंत में प्लस के बाद कुछ भी होगा, अंत में शकार और च वर्ग ही होगा। चलिए देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से छोटे छोटे 3 नियम हैं। यदि आपके पास में दंत स, उसके आगे प्लस के बाद में तालव्य श या च वर्ग हो तो दंत स के स्थान पर श हो जाएगा, आपका तालव्य श हो जाएगा। तावर्ग के बाद यदि आपके पास वही तालव्य श या च वर्ग हो तो तवर्ग के स्थान पर भी च वर्ग हो जाएगा। च वर्ग के बाद यदि तवर्ग हो तब भी तवर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। आइए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के द्वारा ये अधिक स्पष्ट होगा। पहला उदाहरण देखते हैं, शिशुस सेते। ध्यान से देखिएगा, शिशुस प्लस सेते। शिशुस में जो स है वह दंत स है। हमारा नियम क्या था कि यदि दंत स के बाद में तालव्य श या च वर्ग आता है तो दंत स के स्थान पर तालव्य श हो जाता है। तो आगे शेते में श जो है तालव्य श है। इस कारण से शिशु शेते का दंत श तालव्य श में बदल जाएगा, स के स्थान पर श आदेश हो जाएगा और बनेगा शिशु शेते। चलिए इसको आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल तौर पर मैं समझा देता हूँ। ये आपका उदाहरण है, शिशु सेते। अब इसमें शिशु उसके बाद में आपका है दंत श, उसके बाद में है आपका शेते। इसमें यहां पर आपके पास में स है, स के बाद में हमारी दंत श है, इसके बाद हमारे पास आगे तालव्य श है।
तो आगे तालव्य श होने के कारण से यह जो दंत श है, यह दंत श भी हमारा तालव्य श में बदल जाएगा। ये जो दंत स है ये इस तालव्य श में बदल जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा शिशु शेते। समझ में आया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, मनस चंचलम। अब देखिए यहाँ पर स के बाद में च है जो कि चवर्ग का अक्षर है, तो हमारा नियम यही कहता है यदि या तो तालव्य श हो या चवर्ग हो तो पूर्व वाले दंत श का तालव्य श हो जाता है। तो मन श के स्थान पर तालव्य श हो जाएगा और ये जब जुड़ जाएगा तो मनस चंचलम। अगला देखिए, रामस छात्र। छ जो है चवर्ग का ही दूसरा वर्ण है, छ। तो चवर्ग का होने के कारण रामस का दंत श है और तालव्य श में बदल जाएगा रामस छात्र। अगला देखिए, यज प्लस नह। अब इसमें जो है, यज में जो है वह चवर्ग का है। हमारा नियम था यदि चवर्ग के बाद भी तवर्ग आता है तो जो तवर्ग है वह चवर्ग में बदल जाता है। तो ज जो है यज वाला जो चवर्ग है और जो न है वह तवर्ग का अंतिम वर्ण है, इसलिए ज चवर्ग होने के कारण से जो न है वह भी चवर्ग में बदल जाएगा। तो न अपने वर्ग का पांचवा वर्ण है, इसलिए चवर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, य। तो ये मिल करके बन जाएगा का न के स्थान पे य हो जाएगा, बन जाएगा यज्ञ। इसी प्रकार है याच प्लस ना, इसका बन जाएगा यांचा। इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप इसमें देखिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है आप मुझे पूछ सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। एक और देख लेते हैं, तद प्लस ज्वलति। अब तद में जो द वर्ण है यह तवर्ग का है और ज्वलति में जो ज है वह चवर्ग का है। अब चवर्ग आगे होने के कारण द के स्थान पर क्या हो जाएगा, चवर्ग हो जाएगा। अब द अपने वर्ग का कौन सा है, त था द तीसरा, तो चवर्ग का तीसरा क्या होगा, च छ ज, तो ये बन जाएगा तज्ज्वलति। जैसे उज्ज्वल बनता है उसी प्रकार से। दूसरी संधि ष्टुत्व संधि। जिस प्रकार हमने ष्टुत्व संधि पढ़ा था उसमें दंत श के बाद में तालव्य श था और तवर्ग था। इसमें केवल इतना ही अंतर है, इसमें दंत श के बाद में मूर्धन्य श है और ट वर्ग है। देखिए स दंत हो उसके बाद यदि श मूर्धन्य या टवर्ग हो तो स के स्थान पर श हो जाता है। तवर्ग के बाद में यदि टवर्ग आता है तो भी टवर्ग हो जाता है और श के बाद में यदि तवर्ग आता है तो जो तवर्ग है वह टवर्ग में बदल जाता है और टवर्ग के बाद यदि तवर्ग आता है तो तवर्ग जो है वह टवर्ग में बदल जाता है। इसको जो आप करने बैठेंगे एग्जाम्पल लेकर के तो बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इन नियमों को ध्यान में रखें, एक बार नियम समझ में आ जाएगा आगे कोई कठिनाई नहीं। चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। पहला ही उदाहरण देखते हैं, आकृश प्लस तह। अब देखिए इसमें श है, मूर्धन्य श है, इसके आगे तह दिया, तवर्ग का तह आ गया। तो इस मूर्धन्य श होने के कारण जो तवर्ग है वह किसमें बदल जाएगा, टवर्ग में। तो त अपने वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए इसी स्थान पर तवर्ग का पहला अक्षर जाएगा ट। तो ये बन जाएगा आकृष्ट, जुड़ के बन जाएगा आकृष्ट। अगला बालस षष्ठ। बालस में श दंत है, आगे वाला श मूर्धन्य श है, तो दंत श के बाद मूर्धन्य श आने के कारण से दंत श भी मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका बालस षष्ठ। यहाँ पे दंत श को मूर्धन्य श हो जाएगा। ऐसे ही अगला देखते हैं,
ट वर्गस प्लस टादिही। अब इसमें श दंत है, उसके बाद में आ गया ट, तो या तो श के बाद में मूर्धन्य श हो अथवा ट वर्ग हो, तो दंत श के स्थान पे मूर्धन्य श हो जाता है। यही हमारा नियम था। तो उसके अनुसार यहाँ पे जो स है उसके स्थान पे जाएगा मूर्धन्य श, तो ये बन जाएगा ट वर्गस टादिही। इसी प्रकार है धनुष टंकारः। आप इन उदाहरणों को नियम के अनुसार करेंगे तो बड़ा ही आसान है। इसके अतिरिक्त परीक्षा में और कुछ नहीं पूछा जाता। चलिए अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। ठीक है, बृहत टीका। अब इसमें त है, आगे ट है, तो तवर्ग के आगे टवर्ग होने के कारण से जो तवर्ग है वह भी टवर्ग में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा बृहत टीका। ठीक है, इसी प्रकार से तद डमरुहु, ड टवर्ग का है, आगे द जो है तवर्ग का है, तो टवर्ग होने के कारण से तवर्ग का जो है वह भी टवर्ग में बदल जाएगा, बन जाएगा तद डमरुहु। ये अन्य उदाहरण दिए गए हैं। देखिए इस प्लस तह। अब यहाँ इश है, आगे तह है, तो मूर्धन्य श के बाद में त होने के कारण से तवर्ग जो है वह टवर्ग में बदल जाएगा, बन जाएगा आपका इष्ट। अब ये इष्ट शब्द आपने कई बार पढ़ा होगा, ये मेरे इष्ट देवता है, लेकिन आज देखिए कैसे ये शब्द बनता है। इसी प्रकार से क्षण प्लस नाम। अब न है टवर्ग का है, आगे न तवर्ग का है, तो टवर्ग का न होने के कारण से जो न है वह भी टवर्ग में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्षण नाम। ये देखिए उसी प्रकार अन्य काफी सारे उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप आराम से धीरे से देख करके और फिर आसानी से इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगली संधि देखिए, जस्त्व संधि। जस्त्व संधि, इसमें देखिएगा वर्गीय व्यंजन होने चाहिए, अर्थात जितने वर्ग 5 वर्ग होते हैं, कु चु टू तू पू, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, ये जो 5 वर्ग होते हैं उनके वर्गों के व्यंजन के साथ में बाद प्लस के बाद यदि स्वर आता है तो उसे जश हो जाता है। जश का मतलब क्या होता है? ज ब ग ड द श। ज अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है? च छ ज, तीसरा। तो कोई भी वर्ग का व्यंजन हो और यदि उसके बाद में प्लस में स्वर आता है तो वह जो वर्ग के व्यंजन है वह अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। ठीक है, और यदि वर्गीय व्यंजन के बाद में मृदु व्यंजन, ये आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, मृदु व्यंजन कौन कौन से होते हैं, मैंने फिर भी लिखा है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण तथा य र ल व, ये मृदु व्यंजन कहलाते हैं। तो वर्ग के व्यंजनों के साथ में बाद में प्लस में यदि ये सब आते हैं तो इस वर्ग व्यंजन के स्थान पर भी जस हो जाता है, अर्थात अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो वर्गीय व्यंजन किस में बदल जाते हैं? जस में बदल जाते हैं, अर्थात अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। देखिए इसका याद करने का सिंपल सा तरीका है। जस्त में ज है, ज अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है? च छ ज, तीसरा। तो जस्त मतलब इस संधि के अंतर्गत कोई भी वर्ण आएगा वह अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका है। और यदि श आता है मूर्धन्य तो उसके स्थान पर यहाँ पे ड हो जाता है। ये इसमें अतिरिक्त नियम है। चलिए उदाहरण देखते हैं। वाक प्लस ईश। वाक में क है, वर्गीय व्यंजन है, क वर्ग का व्यंजन है, उसके बाद प्लस के बाद क्या है? ई, स्वर। तो हमारा नियम क्या था? यदि किसी भी वर्गीय व्यंजन के बाद में कोई स्वर आएगा तो जो वर्गीय व्यंजन है वह अपने वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाएगा? तीसरा। तो वाक प्लस ईशः वागीशः। अच प्लस अंतः, तो च अपने वर्ग का तीसरा हो गया, ज अजंतः। ये देखिए एक प्रचलित उदाहरण, जगत प्लस ईशः।
ई स्वर होने के कारण जो त है अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा द, तो जुड़ करके बन जाएगा जगदीशः। बहुत ही सरल संधि है, इसमें एक ही बात ध्यान रखना है, कुछ भी आए अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। चलिए और उदाहरण देखते हैं। वाक् प्लस व्यवहारः। अब देखिए इसमें क जो वर्गीय व्यंजन है उसके प्लस के बाद में वो आया। दूसरा नियम हमारा क्या था कि वर्गीय व्यंजन के बाद में यदि मृदु व्यंजन है तो मृदु व्यंजन में य र ल व था, तो उसके होने के कारण से क जो है अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो बन जाएगा वाग् व्यवहारः। उसी प्रकार ये और भी कई उदाहरण दिए गए। ये अन्य भी उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इसे आसानी से एक देखिए। इसमें आप काफी बार देखिए जगत प्लस गुरु, ये आपने बहुत बार सुना होगा, जगत गुरु, श्री श्री, इतने इतने जो भी हैं। तो यहाँ देखिए जगत में त है, वर्गीय व्यंजन है, प्लस इसके बाद में क्या है गु, ग, वर्ग का तीसरा अक्षर अर्थात मृदु व्यंजन। तो मृदु व्यंजन होने के कारण से लगता है वह भी अपने वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाएगा, तो जुड़ करके बन जाएगा जगत गुरु। एक और देखिए तत् प्लस अपि, आगे स्वर है तो त अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा द, ये बन जाएगा तदपि। बहुत बार आपने पढ़ा है। सत प्लस गुणाः, क्या बनेगा सद्गुणाः। चलिए अगली संधि देखते हैं। जिस प्रकार जस्तु संधि थी तो इसका पहला अक्षर क्या था ज, अर्थात इसमें अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, क्योंकि ज अपने वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। उसी प्रकार एक दूसरी संधि इसे कहते हैं चर्तु संधि। इसमें च है, यह अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है पहला अक्षर, तो सीधी सी बात है इस संधि में उस व्यंजन के स्थान पर उस वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। वर्गीय व्यंजन हो, वर्ग 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग में से कोई भी व्यंजन हो, प्लस उसके साथ में कर्कश व्यंजन। अभी पहले आए थे मृदु व्यंजन, अब है कर्कश व्यंजन। तो जो मृदु के अलावा बच गए वो कर्कश। कर्कश में प्रथम द्वितीय वर्ण प्रत्येक वर्ग के और तीनों श, श, स। यदि ये हो तो क च ट त प, अर्थात जिस वर्ग का अक्षर होगा उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। 5 वर्ग होते हैं हमारे पास में, तो यदि ख या ग आएगा तो क हो जाएगा, छ आ गया तो च हो जाएगा। मतलब जिस वर्ग का जो अक्षर आएगा उसके स्थान पे उस वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। ऐसा मैंने बताया था आपको। च है अर्थात च अपने वर्ग का पहला अक्षर है, अर्थात इस संधि में वर्ग में आने वाले व्यंजनों के स्थान पर उस वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। चलिए उदाहरण के द्वारा देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहला उदाहरण है दिग प्लस पालः। अब देखिए प आया, प अपने वर्ग का पहला अक्षर है, कर्कश व्यंजन है, और उससे पहले है ग। तो कर्कश व्यंजन होने के कारण जो ग है वह अपने वर्ग का कौन सा अक्षर बन जाएगा पहला। अभी जब जुड़ जाएगा तो बन जाएगा दिक्पालः। तो यहाँ पर ग के स्थान पर क आदेश हो गया। अगला देखिए विराट प्लस पुरुषः। आगे जो प है वह फिर कर्कश व्यंजन है, तो जो ड है वह अपने वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा ट, तो बन जाएगा विराट पुरुषः। विपद कालः, क कर्कश व्यंजन है तो द जो है अपने वर्ग का पहला वर्ण बन जाएगा, जुड़ने में बन जाएगा विपद कालः। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इसे आराम से पढ़िए और इसको करने का प्रयास कीजिए। मैथ, संस्कृत की जो व्याकरण है मैथ्स की तरह, जिस प्रकार मैथ्स के एक एग्जाम्पल को समझ के बाकी के एग्जाम्पल आप करते हैं, उसी प्रकार एक समझिए उदाहरण, फिर बाकी के उदाहरणों को उसके अनुसार कीजिए, बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब दूसरी संधि पे चलते हैं। अनुनासिक संधि।
नासिका तो आप समझते हो ना, नासिका नाक, और संधि आपको पता ही है। तो नाक की संधि क्या होती है भाई? अर्थात ऐसे वर्ण, प्रत्येक वर्ग के जो अंतिम वर्ण होते हैं ना, क ख ग घ अंग, अंतिम अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ का म। प्रत्येक वर्ग के जो अंतिम वर्ण होते हैं, अर्थात पांचवा जो वर्ण होता है, उसको बिना नाक की सहायता से आप नहीं बोल सकते। यदि नाक बंद करके आप जैसे माँ बोलना चाहेंगे तो इस प्रकार ध्वनि आएगी, और नाक खोल के बोलेंगे तो माँ। इसलिए इसको कहते हैं अनुनासिक संधि। जो नासिका का अनुसरण करते हुए संधि होती है वह अनुनासिक संधि। इसमें वर्ग के कोई भी व्यंजन हो और उसके बाद में अनुनासिक हो, अर्थात वर्ग का पांचवा अक्षर हो, तो उन पहले वाले वर्ग व्यंजन के स्थान पर भी अनुनासिक ही हो जाता है, अर्थात वर्ग का पांचवा अक्षर ही हो जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे वाग प्लस मूलम। अब म है वह वर्ग का अंतिम अक्षर है, पांचवा वर्ण है, तो जो ग है वह भी अपने वर्ग का अंतिम हो जाएगा। तो ग का अंतिम ग किस वर्ग का है? क वर्ग का। क वर्ग का अंतिम वर्ण होता है अंग, तो जुड़ करके बन जाएगा वाङ्मूलम्। षड् मयूखाः, म वही है अपने वर्ग का अंतिम अक्षर, तो जो ड है वह भी अपने वर्ग का अंतिम अक्षर बन जाएगा अण, तो बन जाएगा षण्मयूखाः। तद प्लस नयति, न अपने वर्ग का अंतिम अक्षर है त वर्ग का, तो द भी अपने वर्ग का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? न, तन्नयति। चिन्मयम, चिद प्लस मयम, यहाँ पे भी म जो है वर्ग का अंतिम अक्षर है, तो जो द है वह भी अपने वर्ग का अंतिम अक्षर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा चिन्मयम चिन्मयम। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण आप देखिए, ये काफी उदाहरण यहाँ लिखे हैं, इसको भी पहले वाले उदाहरणों की तरह ही अपनी कॉपी में लिख करके और अभ्यास कीजिएगा। जहां तक मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, इसके अतिरिक्त 10वीं कक्षा में व्यंजन संधि में, व्याकरण में और कुछ नहीं पूछा जा सकता। चलिए अगली संधि की ओर चलते हैं। तो ये हलंत वाला जो म आता है, इस हलंत वाले म के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण होगा, तो जो हलंत वाला वर्ण है, हलंत वाला जो म है, वह अपने पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदी के रूप में आ जाए, बिंदु के रूप में। देखिए जैसे रामम वंदे, यहाँ पे जो म है हलंत, इसके बाद में क्या है? व्यंजन। व्यंजन होने के कारण से जो ये म है यह अनुस्वार में बदल जाएगा और ये चला जाएगा म के ऊपर, ये बन जाएगा रामम वंदे। गुहायाम तपति, तो ये बन जाएगा गुहायाम तपति। बहुत ही सरल है, इसमें केवल आगे अगर व्यंजन वर्ग वर्ण होता है म के बाद, यदि हलंत म के बाद में आगे व्यंजन वर्ण होता है तो वह हलंत म अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। जैसे एक और देखते हैं, सत्यम वद, आगे वह है व्यंजन है, इसलिए जो म है वह अनुस्वार में बदल जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा सत्यम। चलिए आपके व्यंजन संधि की अंतिम संधि है तुकागम। वृक्ष प्लस छाया। अब इसमें देखिए, जब तुक का आगम होगा तो तुक का आगम होने से यहाँ बीच में क्या जुड़ गया? च, तो ये बन गया वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया। आगे देखिए, और तुक का आगम कहाँ होता है? जहां पर आगे छ हो। अब इसका नियम देखिए, ह्रस्व स्वर के बाद में, प्लस के बाद में यदि छ होता है, ह्रस्व स्वर कैसे? वृक्ष में क्ष में आ है,
ह्रस्व स्वर है, छोटा स्वर है, उसके बाद प्लस के बाद यदि छ है, जैसे छाया में छ, ऐसा होने पर बीच में च आ जाता है। सीधा सा तरीका है, यदि प्लस के पहले आपके पास वर्ण में ह्रस्व स्वर है और प्लस के बाद यदि छ है, तो उन दोनों के बीच में एक च और आ जाता है जो जुड़ करके नया शब्द बनाता है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। संस्कृत छात्र। अब देखिए संस्कृत के त में ह्रस्व स्वर है और छात्र में छ है, तो छ होने के कारण, ह्रस्व स्वर होने के कारण यहाँ बीच में एक छ और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा संस्कृत छात्र। चलिए इसको थोड़ा सा मातृ प्लस छाया। अब मातृ प्लस छाया, इसमें री छोटी है जो ह्रस्व स्वर है हमारे पास में, और छाया में हमारे पास छ है, तो ऐसी कंडीशन होने पर हमारे पास में जो च वर्ण है वो यहाँ बीच में आ जाएगा। बीच में आने के कारण ये बन जाएगा आपका माँ, मातृ प्लस च प्लस छाया, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा होने पर च आधा है, इसलिए जरूरी से हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा मातृ छाया। मातृ छाया था, आगे छ था, पहले ह्रस्व स्वर था, ऐसी कंडीशन में बीच में च आ जाएगा और मातृ च छाया जुड़ करके बन जाएगा आपका मातृ छाया। ये अन्य उदाहरण है, इसे भी देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपके कक्षा 10 के व्यंजन संधि के संबंधित सारी संधियां थी। इससे अतिरिक्त व्यंजन संधि में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देखिए कैसा लगा आपको। किसी प्रकार की यदि कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करके पूछें, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगा। धन्यवाद।